हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार। आपका सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई का ज़माना पर। आज हम एक प्राचीन इतिहास का नया टॉपिक लेकर आए हैं। वो है मगध साम्राज्य के बारे में। इसमें जो पहला वंश था, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं पूरा विस्तार से, कि जो पहला वंश था हर्यक वंश, उसके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। कॉफ़ी और पेन लेके बैठिएगा और साथ के साथ नोट करते चलिएगा, और वीडियो को अंत तक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा सभी के पास, और साथ में कमेंट भी बता दीजिएगा कि कौन आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो राजवंश आता है वो आता है हर्यक वंश। देखो, हर्यक वंश के बारे में चलते हैं कि देखो, मगध साम्राज्य के उत्थान में, जो मगध साम्राज्य था उसके उत्थान में हर्यक वंश जिसे हर्यक डेंसिटी का मतलब होता है साम्राज्य, उसका अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है, स्थान है। जो सबसे पहला राजवंश था वो था हर्यक वंश, हर्यक डेंसिटी। यह प्राचीन भारत का पहला ऐसा प्रमुख राजवंश था जिसने मगध को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित करने की जो नींव रखी थी वो इसने ही रखी थी। जिसे मगध साम्राज्य क्या रखा, साम्राज्य बनाया इसने, वो था हर्यक वंश। और तो फिर ऐसे ही जी रहे थे, और जो जितने भी जनपद थे वो ऐसे ही छोटे मोटे करके जी रहे थे। ये साम्राज्य के रूप में फैलाना चाह रहा था, अलग अलग और राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाना चाह रहा था, इसलिए ये साम्राज्य स्थापित करने की नींव रखी। अब बात करते हैं हर्यक वंश का इतिहास। मुख्य रूप से कौन कौन से जो शासक है और कौन कौन सी जो घटना है उनके आसपास घूमता रहता है हर्यक वंश का इतिहास, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो राजा आएगा, महाराजा आएगा हर्यक वंश का, मगध का, वो आता है बिंबिसार। कंफ्यूज मत हो ना, एक होता है बिंदुसार, एक होता है बिंबिसार। बिंबिसार था मगध साम्राज्य का पहला राजा, और बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और अशोक सम्राट का पिता। तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इनका जो शासन था वो था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक इनका माना जाता है। तो आगे बात करते हैं अब बिंबिसार की बात करते हैं। तो बिंबिसार को हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो संस्थापक माना जाता है, असलियत में जो संस्थापक माना जाता है वो कौन है, हर्यक वंश का बिंबिसार है, जिसने मगध की शक्ति बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध और विजय की नीति अपनाई। जिसने अपनी जो शक्ति बढ़ाने के लिए जो नीति अपनाई वो थी वैवाहिक संबंध और विजय की नीति। पूछा जा सकता है कि हर्यक बिंबिसार ने मगध का राज्य विस्तार के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई थी, वो आ जाएगी वैवाहिक संबंध और विजय नीति। वैवाहिक संबंध कैसे है कि वैवाहिक विवाह और राज्यों से विवाह करके अपने राज्य में उनको मिला रहा था, और जो राज्य जैसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं थे उनको जीतकर नीति अपना रहा था, विजय की नीति। यह था वैवाहिक संबंध और विजय की नीति अपनाना। अगला है वैवाहिक नीतियाँ क्या कौन कौन से राज्यों से थी। वैवाहिक नीतियाँ थी जिसमें कौशल, वैशाली जैसे लिच्छवी कहते हैं, और मद्र देशों की राजकुमारियों से विवाह कर अपनी स्थिति के मजबूत की कि अब वो जिसने भी राज्य से इसने विवाह किया है, अब वो राज्य इन पर आक्रमण करने से तो वो राज्य इन पर आक्रमण नहीं करेंगे, तो क्या हो गई, इनकी स्थिति क्या हो गई, मजबूत हो गई, इनकी स्थिति मजबूत हो गई। अब आगे देखते हैं विजय कौन से राज्यों पे की। उसने अंग देश को, अंग उस समय जो सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य थे वो थे मगध और अंग, तो इसने अंग देश को जीत कर किसमें मिला लिया, मगध में मिला लिया था बिंबिसार ने, अंग देश को जीतकर। अगले है राजधानी इसकी कौन सी थी। इसकी जो राजधानी थी वो थी राजगृह, जो गिरिवर्ज के नाम से भी जानी जाती है। जो मगध की जो पहली राजधानी थी वो कौन सी है, राजगृह या गिरिवर्ज।
फिर बाद में इसको बदल दिया गया और रख दिया गया था पाटलिपुत्र, जिसे पटना के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र जिसने रखा था वो था उदयन। आगे देखते हैं अब इनके महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। क्या है कि वह महात्मा बुद्ध के समकालीन था। जो महात्मा बुद्ध था उस समय का था ये आर्य वंश का जो राजा है बिम्बिसार वो, और इसने बौद्ध धर्म को भी ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और आगे देखो कि उसने राज्यवेद जीवक को अवंती के राजा प्रघोत के इलाज के लिए वहां पर भेजा था अपने राज्यवेद को। ये पूछा जा सकता है कि बिम्बिसार ने अपने राज्यवेद को किस राजा के इलाज के लिए भेजा था, तो आ जाएगा राजा प्रघोत के इलाज के लिए भेजा था। अगला जो शासक देखते हैं राजा, वो आ जाएगा, इसका जो पुत्र की बात करें अजातशत्रु। इसके पुत्र की बात करते हैं वो आ जाएगा अजातशत्रु। तो अजातशत्रु अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके, तो पहले क्या होता था, गद्दी पर बैठने का बहुत शौक था इन्हें, तो ये अपने पिता की हत्या कर देते थे। जितने भी जो इसमें आते गए हैं ये हत्या करके ही बैठते गए शासक। अब देखो कैसे इसने अपने पिता की हत्या कर दी और सिंहासन पर बैठ गया। उसे कुणिक के नाम से जाना जाता है, कुणिक के नाम से इसे जाना जाता है। अगला देखो इसने साम्राज्य विस्तार कैसे किया कि उसने वैशाली और काशी को लंबे संघर्ष के बाद मगध का हिस्सा बना लिया था। वैशाली और काशी को लंबे संघर्ष के बाद, लंबे समय तक इनके युद्ध चलता रहा और फिर इनको एक मगध का ही हिस्सा बना लिया गया था। इसमें युद्ध तकनीक कौन कौन से काम मिली, इसमें वैशाली के खिलाफ युद्ध में रथ मूसल यानी गदा लगा रथ और महाशिलांकटक पत्थर फेंकने वाली मशीन जैसे नया तैयारियों का भी इसने प्रयोग किया था। जैसे पत्थर फेंकने वाली जो मशीन आती है ना, इसने ही इसको सबसे पहले प्रयोग किया था अजातशत्रु ने, नोट कर लो। और रथ मूसल किसने शुरू किया था, जिस पर गदा लगा हुआ रथ होता है। अर्थ पूछा जा सकता है तो नोट कर ले इनको। अगला देखें धर्म कौन सा था इसका। इसने देखो इसने पहले जो बौद्ध धर्म था उसको पहले दीक्षित नहीं किया, उससे चिढ़ता था वो ये पहले अजातशत्रु, और फिर बाद में इसका क्या बन गया, इसने भी इसकी दीक्षा ले ली बौद्ध धर्म की। अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। तो यह आ जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति सप्तपर्णी गुफा में राजगृह में हुई थी, ऐसे पूछा जाएगा। कहाँ पर हुई थी, राजगृह में, मगध में। और किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में। और अजातशत्रु का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, 492 से 460 ईसा पूर्व तक, ये इसका शासन काल था। अब आगे देखते हैं उदयन के बारे में। उदयन के बारे में जो तीसरा शासक था वो आता है उदयन, जिसका जो शासन काल था वो था 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक था, 444 ईसा पूर्व तक था। अभी अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन क्या बना, और राजा बना। उदयन कौन बना, उदयन राजा बना था। इसने क्या थी, पाटलिपुत्र की स्थापना इसने की थी। उसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर, एक तरफ क्या बह रही है गंगा और एक तरफ बह रही है सोम, यहाँ पर क्या बनाया था, पाटलिपुत्र, जो भी नाम जो अब वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। इसकी नींव रखी थी और अपनी राजधानी
राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से कि राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित किस राजा ने किया था या किस शासक ने की थी, किसके शासनकाल में हुई थी, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा और फिर आगे बात करते हैं। बात करते हैं इनके आगे जो अंतिम शासक है इनके बारे में। जो अंतिम शासक कौन कौन थे इनके बारे में बात करते हैं। ये थे उदयन के बाद उसके पुत्र थे अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। इन्होंने शासन किया था लेकिन वे कमज़ोर थे बिल्कुल, इसलिए वो शासन को संभाल नहीं पाए। और नागदशक यह हर्यक वंश का अंतिम राजा था। कौन सा? नागदशक हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था। और अंततः प्रजा और अधिकारियों ने नागदशक को अयोग्य मानकर कि ये शासन सही ढंग से नहीं चला रहा है, ये बिल्कुल अस्त व्यस्त रहता है ना, ये अपने शौक में पूरा रहता है, इसलिए इसको अयोग्य मानकर इसको पद से हटा दिया, राजा के पद से। और इसका जो मंत्री था, इसका मंत्री था शिशुनाग। शिशुनाग किसका मंत्री था? नागदशक का। उसने 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की और यहाँ से शिशुनाग वंश शुरू हो जाता है। यहाँ से शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। और यहाँ पर मगध का जो सम्राट थे वो पूरे खत्म हो जाते हैं, मार दिया जाता है उन कईयों को। और लास्ट में जो नागदशक का जो मंत्री था शिशुनाग, वो उसने राज्य उसने क्या कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया सिंहासन पर, और वो नए वंश की स्थापना कर दी। और किस नाम से जाना जाने लगा? शिशुनाग वंश। अब आगे बात करते हैं। अभी वीडियो पूरा नहीं हुआ है, अभी और आगे देखेंगे। इसमें बात करते हैं हर्यक वंश की विशेषताओं की। हर्यक वंश की विशेषताओं की बात करते हैं कि पितृहंता वंश, ये कौन सा वंश था? पितृहंता वंश था ये। और कैसे था ये देखो, इस वंश को इतिहास में पितृहंता वंश भी कहा जाता है, पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसके प्रमुख शासकों जैसे अजातशत्रु था, उदयन, इसने अपने पिता की हत्या कर सत्ता प्राप्त करी थी। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी, इसलिए इसे जो काल था इसको क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश भी कहा जाता है। आगे देखो, प्रशासनिक कुशलता के बारे में देखें इनके कि पहली बार मगध में एक सुव्यवस्थित और सैन्य और प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया था हर्यक वंश के टाइम पर। हर्यक वंश के काल में सुव्यवस्थित सैन्य और प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया था। आगे धार्मिक बात करते हैं। इसी काल के दौरान जैन और बौद्ध धर्म को काफ़ी फूलने फूलने का मौका मिला। इन्होंने इनको आश्रय दिया और इन्होंने फिर राजा थे, इन्होंने भी प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और फलने फूलने का मौका मिला। आगे देखते हैं कि हर्यक वंश के समय से ही मगध की यात्रा क्या हो गई थी? शुरू हो गई थी, जो आगे चलकर मौर्य साम्राज्य था जो पूरे भारत में फैला हुआ था। आगे देखते हैं अब देखते हैं हर्यक वंश की विस्तार से विशेषताएं देखते हैं इनकी। देखो, हर्यक वंश भारतीय इतिहास में केवल अपनी विजयों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि अपनी विशिष्ट शासन प्रणाली, सांस्कृतिक बदलाव, इसके लिए भी जाना जाता है। और इनकी विशेषताएं हम नीचे देखते हैं। इनकी विशेषताएं देखते हैं कि साम्राज्य विस्तार की अनूठी नीतियां इन्होंने अपनाई थी। कौन कौन सी नीतियां अपनाई थी इन्होंने? देखो, हर्यक वंश के शासकों ने मगध को बड़ा बनाने के लिए केवल युद्ध का ही सहारा नहीं लिया, बल्कि कूटनीति भी ली, बल्कि कूटनीति को भी इन्होंने काम में लिया था। तो वैवाहिक गठबंधन से बिंबिसार ने शक्तिशाली राज्यों जैसे कौशल और वैशाली थे, इनके राजघराने में विवाह कर अपनी सीमाओं को क्या कर लिया? सुरक्षित। उस तरफ से तो क्या कर लिया कि जैसे ये मगध है,
इधर वैशाली है, इधर काशी है। तो इन्होंने इसकी राजकुमारियों से तो क्या कर लिया, विवाह कर लिया। तो इधर से तो क्या हो गए, इनके राज्य सुरक्षित हो गया। ठीक है, इन्होंने ऐसे नीति अपनाई थी। आगे बात करें, और दहेज में काशी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र प्राप्त किए थे। और इन्होंने क्या किया था, दहेज में काशी को ही ले लिया। आगे बात करते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनाए इन्होंने कि दूर के राज्य जैसे बहुत दूर जो दूर थे, अवंती, इनके साथ मित्रता बनाए रखने के लिए राज्य वेद भेजना उनकी कूटनीति का हिस्सा था। कि उनके राजा के लिए राजा बीमार पड़ रहे थे, इन्होंने क्या भेजा था, राजदूत राज्यवेद भेजा था। ये क्या थी, कूटनीति थी, मित्र बनने के लिए। इसलिए क्या हुआ, दूर राज्य था तो इसलिए सुरक्षित हो गया वो। आगे देखते हैं, इनकी सैन्य तकनीकी और नवाचार। सैन्य तकनीक में नवाचार कि अजातशत्रु के काल में युद्ध कौशल में क्रांतिकारी बदलाव आ गया कि अजातशत्रु ने नए नए अस्त्र शस्त्र बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने पहली बार ऐसे हथियारों का प्रयोग किया जो उस समय के लिए बिल्कुल नया था, आधुनिक था। बिल्कुल ऐसे अस्त्रों का प्रयोग किया था। कौन कौन से का था, रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा और तलवारें लगी होती थी। गदा और तलवारें उनमें लगी होती थी, जो भीड़ को चीरते हुए निकलता था। आगे बिल्कुल आगे लगी हुई होती थी गदा और तलवारें, आगे कोई भी आएगा उसमें रास्ता नहीं रोक पाएगा। जैसे आगे ये मुंह है तो आगे इनकी तलवारें गदा ऐसे लगी हुई होती थी, जो आगे कोई भी आएगा इनके आगे से नहीं जा पाएगा। ऐसे ही इन्होंने किया था। एक बनाया था महाशिलांकटक, जो पत्थरों को भारी तीव्रता से फेंकने वाला एक बड़ा यंत्र था। इसे कैटापल्ट भी कहा जाता है। इसे कैटापल्ट भी कहा जाता है। आया समझ में, नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उनका। राजनीतिक और भौगोलिक लाभ देखते हैं इनका। राजाओं से क्या लाभ था, भूगोल से क्या लाभ था इन्हें। पहली कि राजधानियों का चयन। इनकी पहली राजधानी क्या थी, कमेंट बताइएगा। पहली राजधानी थी राजगृह, और जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो 5 पहाड़ियों से क्या हुई थी, घिरी हुई थी। पांच पहाड़ियों से घिरी होने के कारण इसे जीतना बिल्कुल क्या हो गया था, नामुमकिन था। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जो नदियां गंगा और सोन और गंडक से घिरी होने के कारण व्यापार और सुरक्षा दोनों की दृष्टि से जलदुर्ग के समान थी। जलदुर्ग के समान थी बिल्कुल, क्योंकि वहां से व्यापार हो सकता था। आगे देखते हैं, हाथियों का प्रयोग इन्होंने किया। मगध के जंगलों में जो प्रचुर मात्रा में क्या थे, हाथी फैले हुए थे, इन सबको वश में किया, और जिनका उपयोग हर्यक वंश ने अपनी सेना में बड़े स्तर पर किया कि इन्होंने हाथी भी रख रखे, इसलिए ऐसा इन्होंने किया था। आगे बात करते हैं, पितृहंता की वंश की छवि। तो भारतीय इतिहास में इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पहले देख लिया था किस कारण कहा जाता है, क्योंकि इसका कारण है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारकर सत्ता पाई, और माना जाता है कि उदयन ने भी अजातशत्रु की हत्या कर दी। यह सत्ता के प्रति अत्यधिक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, ऐसे को ये दर्शाता है, इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, इस काल में दो महान धर्मों, इस काल में क्या थे, 2 महान धर्म आए हुए थे। वो कौन कौन से थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये बहुत फैल रहे थे और इनको राजकीय संरक्षण भी मिला है इनसे। बुद्ध और महावीर दोनों महापुरुषों ने हर्यक वंश के दौरान ही अपने उपदेश दिए, क्योंकि हर्यक वंश के समय बुद्ध था और हर्यक वंश के समय ही महावीर था। इन्होंने अपने क्या दिया था, दौरान अपने उपदेश दिए थे और राजाओं को अपने धर्म में मिला दिया था। अगला है बौद्ध संस्कृति।
प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के संरक्षण में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? जिससे बौद्ध ग्रंथों को क्या हुआ था? संकलन संभव हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पहले बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। किसके संरक्षण में? अजातशत्रु के संरक्षण में। आ गया समझ में? इसमें 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। आया समझ में? आगे देखते हैं अब इनके आगे देखते हैं प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचा के बारे में हर्यक वंश ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी थी। बिंबिसार के समय में ग्राम प्रमुख को ग्राम भोजक कहा जाता था। जो ग्राम का जो प्रमुख होता था उसे ग्राम भोजक कहा जाता था, जो सीधे राजा के संपर्क में रहता था, जो सीधे राजा संपर्क रखता था। इससे शासन की पकड़ ग्रामीण स्तर तक मजबूत हुई कि गांव के लोगों को भी इन्होंने समझना शुरू किया। हर्यक वंश ने मगध को वह ऐसी मजबूती दी थी जिसके आधार पर ही आगे चलकर नंदवंश और मौर्य वंश जैसे विशाल साम्राज्यों का क्या हुआ था? निर्माण हो सका था। ये हमने हर्यक वंश के बारे में पूरा पढ़ लिया है विस्तार से। अब इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है प्रश्न जो छूट सकता है। तो परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन के एग्जामों की दृष्टि से ये पूरे हो गए हैं। आप इनको नोट कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। चैनल को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए लाइव बने रहिएगा अगली वीडियो तक।